हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम मार्च महीने का करंट अफेयर कर ही रहे थे और उसमें हमने 2-3 सेशन कर लिए हैं। अभी तक हमारा नेशनल वाला और एक थोड़ा सा जो है वो प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन बचा है, तो वो और कवर कर लेते हैं। देखो, आज की इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। और मुख्य रूप से वैसे तो देखो 4 टेक्नोलॉजी होती हैं, जिसमें आपका स्पेस आ जाता है, डिफेंस आ जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी आ जाती है, नैनो में क्वांटम वाला ये सारा पोर्शन आ जाता है, एक थोड़ा सा आईसीटी वाला मान लो। पर बेसिकली अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर डिफेंस और स्पेस को लेकर करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी से संबंधित, प्रौद्योगिकी से संबंधित जितना भी कुछ करंट अफेयर आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो सारा हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश। ठीक है। तो स्टार्ट करें। इस महीने में मैंने जैसा कि बताया कि भाई मार्च के महीने में मार्च महीने का जो भी करंट अफेयर है उसको हम कवर करते हुए यहाँ पर चलेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पेस से संबंधित। तो इसमें हम देखेंगे कि इसरो ने एक बहुत ही शानदार तरीके का सफल परीक्षण किया है। एक इंजन है जिसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक। होता क्या है कि इस इंजन की, अगर आप में से रॉकेटरी नाम करके एक मूवी बनी है बॉलीवुड के अंदर, रॉकेटरी नाम करके आर माधवन की एक मूवी है और बहुत ही शानदार मूवी है। जब आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक इंजन की टेस्टिंग कर लेना, उसका निर्माण कर लेना और उसका सफल परीक्षण कर लेना अपने आप में एक देश के लिए, पूरे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भविष्य में हम कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, जैसे इस इंजन की अगर हम बात करें, CE-20 क्रायोजेनिक जो इंजन है, इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर के अंदर जो गगनयान मिशन चलने वाला है के तहत करने वाले। अब गगनयान मिशन आप सभी को पता है कि भारत की दृष्टि से, भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इसको जब हम लॉन्च करेंगे LVM-3 रॉकेट से, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से, जब हम मिशन गगनयान को लॉन्च करने वाले हैं, उस समय हम देखेंगे कि इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इससे यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो एक तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसरो संस्था के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया? तो आपको ध्यान रख लेना भैया, इसका जो इंजन का जो परीक्षण किया गया है वो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से किया गया है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से किया गया है और इसमें पूर्णतः स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। ये इसका 20वीं बार जो है वो सफल परीक्षण है, मतलब 20वीं बार जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। बहुत शानदार तरीके की इसकी परफॉर्मेंस रही है। थ्रस्ट लेवल की बात करें तो लगभग 22 टन का थ्रस्ट लेवल रहा है और इसकी प्रशिक्षण की जो अवधि है, परीक्षण की जो अवधि है वो 165 सेकंड की रही है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि 165 सेकंड में क्या ही कुछ आपने जो है वो टेस्ट कर लिया। तो आप मैं बता रहा हूँ ना कि भाई, अगर आप रॉकेटरी मूवी देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से इंजन का जो है वो टेस्टिंग की जाती है। जब रॉकेट में इतना वजन होता है, यात्री जाते हैं स्पेस वाले, और उनके उपयोग के लिए सामान भी रहता है। इतना सामान, इतना लोड लेकर हम उपग्रह छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो उनका वजन होता है और उस वजन को ऊपर ले जाना अपने आप में कोई छोटी बात थोड़ी है, चैलेंज वाला काम है। तो उसकी थ्रस्टिंग के लिए, उसके सफल परीक्षण के लिए जब हम मिशन गगनयान की बात करेंगे, तो उसमें इंजन के लिए हम कौन से इंजन की बात करने वाले हैं? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। सबसे पावरफुल इंजन है आज तक जितने भी बनाए हैं भारत ने। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन सा इंजन है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। कहाँ से किया गया? तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु से इसका जो है वो लॉन्चिंग की गई है। सफल लॉन्चिंग रही है। थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट लेवल जो है वो 22 टन का रहा है और परीक्षण को जो अवधि है वो 165 सेकंड की रही है। ठीक है। भविष्य में इसका इस्तेमाल LVM, मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जो रॉकेट हैं उनके अंदर इसका किया जाना प्रस्तावित है। फिर हम बात करते हैं, एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं VS, मतलब स्मॉल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इस जो रॉकेट प्रणाली है, इसका परीक्षण हमने वापस से सफल किया है, क्योंकि देखो होता क्या है कि अब 1500 किलोमीटर की भी हमारे पास में रॉकेट है, अग्नि वगैरह है ही, अग्नि 3 है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया भी है आपको। पर हर जगह पर हम 1500 किलोमीटर वाली रेंज थोड़ी ना मार सकते हैं। अब जैसलमेर से मान लो हमें पाकिस्तान के अंदर कोई रॉकेट मारनी है, तो हम उसके लिए 1500 किलोमीटर रेंज वाली अपनी रॉकेट है उसको वेस्ट थोड़ी करेंगे। उसके लिए हमें छोटी रेंज की चाहिए, वेरी स्मॉल रेंज की चाहिए। तो इसलिए हमने एक सफल परीक्षण किया है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का। ठीक है। DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। इसकी खासियत क्या क्या है कि भैया, इसकी जो रेंज है वो 8 किलोमीटर तक की है। मतलब 8 किलोमीटर तक अगर हमें हमला करना है तो छोटी सी रॉकेट है, इसको छोड़ सकते हैं।
एल्टीट्यूड की बात करें या फिर आप ये मानिए कि यहाँ से अगर ये लॉन्च की जा रही है और हमें लॉन्च हमारा जो डेस्टिनेशन या टारगेट है वो यहाँ पर है, तो आप ये मानिए कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो कितनी है 8 किलोमीटर की, और जो ये ऊंचाई तक जा सकती है ये कितनी है 4.5 किलोमीटर की। ठीक है, तो 4.5 किलोमीटर तक हम ऊंचाई पर इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, और मानव चलित मतलब मैन पोर्टेबल ये क्या है, वायु रक्षा प्रणाली है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी इसको आसानी से ले जाया जा सकता है। इस परीक्षण की जो जगह है वो चांदीपुर ओडिशा के अंदर है, और नाम आपको मैंने बता दिया, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, और लगातार बैक टू बैक जो है इसके 3 लगातार सफल परीक्षण यहाँ पर किए गए हैं ओडिशा चांदीपुर के। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एडीसी 150। एडीसी 150 जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, देखो एक छोटा सा आप मतलब थोड़ी सी कल्पना करके देखिए कि मान लो कोई भी देश है और उसके साथ में हमारा युद्ध चल रहा है, या मान लो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, और वहाँ पर अगर मान लो मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है और उस इक्विपमेंट के लिए आपको मुंबई से पानी के द्वारा मान लो बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, समय लगेगा, मेडिकल इमरजेंसी पहुंचेगी तब तक हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, समझ रहे हो। इसी प्रकार मान लो आपको किसी नौसेना को आपको जो है खाना वगैरह पहुंचाना है, मेडिकल इमरजेंसी में कोई चीज़ पहुंचानी है, कोई इक्विपमेंट पहुंचाना है, जिसका वजन कितना है 150 kg तक है, मान लो। तो इस कंडीशन के लिए हमने एक नया सिस्टम तैयार किया है। इसमें क्या होगा कि आप जैसे आप यूट्यूब पर जैसे सर्च करोगे ना एडीसी 150 के नाम से, तो आपको एक कैप्सूल सा देखेगा इस शेप का, उसमें आप जितना चाहो वो सामान डाल सकते हो उसको फुल भर के। ठीक है, तो इसका सफल परीक्षण अब जो है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस कंटेनर को नाम क्या दिया गया है, एडीसी 150 दिया गया है। फायदा क्या है कि भैया इसके लिए हमें बार बार में जो है वो पानी में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम जो है वो प्लेन के द्वारा, अब इसके सफल परीक्षण के लिए कौन सी विमान का इस्तेमाल किया गया है, P8 का। इस विमान के द्वारा हम जाकर वहां पर एयर ड्रॉप कर सकते हैं। होगा क्या कि जैसे इस प्रकार का है, इसमें हमने सामान डाल दिया, पीछे की साइड में इसके पैराशूट लगा हुआ है, इसको ऐसे एयर ड्रॉप किया जाएगा और करने के बाद में धीरे धीरे इस प्रकार से आ जाएगा। ऊपर इसके पैराशूट बंधा हुआ है और वो आसानी से वहां पर जो भी हमारा नौसेना का जहाज है उस पर जाकर लॉन्च हो जाएगा या फिर लैंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। विमान का क्या नाम है, P8 विमान। ठीक है, सिस्टम का या उस कंटेनर का क्या नाम है, एडीसी 150। किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है, डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा। कब किया गया, तो 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसके निर्माण के अंदर हमारे देश की 4 प्रमुख रक्षा प्रयोगशालाओं का जो है वो सहयोग रहा है, जिसमें एक तो नौसेना विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला है, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, सेंटर फॉर मिलिट्री एयरविथनेस एंड सर्टिफिकेशन है, और रक्षा एवं अनुसंधान विकास प्रयोगशाला तो इसमें है ही। इसमें पूर्णतः हमने स्वदेशी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एडीसी 150 किसके काम आ रहा है, एयर ड्रॉप करने के काम आ रहा है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है, इक्विपमेंट है, कोई भी साजो सामान है उसको पहुंचाने के लिए। फिर हम देखते हैं स्टील युद्धपोत तारागिरी। तारागिरी है ना, ये अपनी सीरीज का, इस सीरीज में प्रोजेक्ट एक तो था प्रोजेक्ट 17, उस 17 का जो उन्नत रूप है वो है प्रोजेक्ट 17A। इस 17A के अंदर कुल मिलाकर 7 विमान जो है वो भारतीय नौसेना को सौंपे जाने हैं, उसमें ये अपने आप में कौन सा है, 5वां है। इस प्रोजेक्ट के तहत है, प्रोजेक्ट 17A के तहत है। किस नंबर का है, 5वें नंबर का है। अगर हम नंबर की बात करें तो इसमें F41 नाम इसको दिया गया है, वैसे इसको इन जनरल क्या कहते हैं, तारागिरी कहते हैं। ठीक है, इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो 3 मार्च को विशाखापट्टनम में किया गया है, इसको शामिल कर लिया गया है भारतीय नौसेना के अंदर। निर्माण की बात करें तो MDL मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसमें लगभग लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजन क्षमता की बात करें तो 6670 टन वजनी और 28 समुद्री मील से अधिक गति प्राप्त करने वाला ये क्या है, युद्धपोत है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, और उन्नत पनडुब्बी सूट आदि सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, इसमें डीजल और गैस दोनों के साथ में हम जो है वो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें तारागिरी की, तो तारागिरी जो है ये पुराने वाला तारागिरी, एक भारतीय नौसेना के अंदर जो इंडियन नेवी है उसके अंदर पहले से एक तारागिरी काम कर रहा था, उसको रिटायर किया गया था, उसकी जगह पर इसको जो है वो उसी के नाम पर इसको वापस से शामिल किया गया है। उसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ध्यान रखना 1980 से लेकर 2013 तक उसने काम किया है।
अब इसको वापस, मैंने आपको बताया कि भाई 3 तारीख को इसको क्या किया है, वापस से भारतीय नौसेना के अंदर शामिल कर लिया है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई हैं। अब आपको ध्यान रखना, मार्च महीने के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट 17A है, इसके तहत 2 युद्धपोतों को शामिल किया है। 5वें नंबर का तो ये है ही, चौथे नंबर का आपको ध्यान रखना है, चौथे नंबर का आपका है दूनागिरी, INS दूनागिरी है। इसका निर्माणकर्ता कौन है, तो GRS ही है। और डिजाइन किसने की है, तो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो, जिसे हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, WDB बोलते हैं। इसको भी जो है वो यहाँ पर मार्च महीने में शामिल किया है, 30 मार्च को। ठीक है, ये भी प्रोजेक्ट 17A का ही भाग है। तो कुल मिलाकर 7 जो हमें युद्धपोत मिलने थे, उसमें से चौथे नंबर का कौन सा है, तो चौथे नंबर का आपका दूनागिरी है। और 5वें नंबर का कौन सा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि भी 5वें नंबर का कौन सा है, तारागिरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि INSV कौंडिन्य। INSV कौंडिन्य जो है, हमने इससे पहले भी पढ़ा था क्या, 2 मार्च को वापस मुंबई आ गया है। इसको दिसंबर महीने के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ से रवाना किया था। रवाना करने के बाद में ये गुजरात से रवाना होने के बाद में ओमान तक गया है और ओमान से वापस आया है। इसकी खासियत क्या है, देखो मैं जब आपको दिसंबर में पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने बताया था कि INSV कौंडिन्य जो है वो अपने आप में एक यूनिकनेस रखता है। यूनिकनेस क्यों, क्योंकि आजकल देखो मशीनों का ज़माना है और लेटेस्ट लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके हम पनडुब्बियाँ बना रहे हैं, युद्ध पोत बना रहे हैं, सर्वे वाले जो पोत हैं वो बनवा रहे हैं। परंतु INSV कौंडिन्य एक ऐसा जहाज था जिसका निर्माण सिलाई से किया गया था, जिसका निर्माण नारियल की रस्सियों से, लकड़ी के फंटों से, मतलब जो पुरानी तकनीक हमारी होती थी उसी तकनीक के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये चीज इसमें इस महत्वपूर्ण थी। अब हुआ क्या, इसे दिसंबर में हमने जो है वो विदेशी भ्रमण के लिए भेज दिया यहाँ से। इसकी जो रवानगी हुई थी वो पोरबंदर गुजरात से हुई है। फिर अरब सागर को पार करते हुए इसने पोर्ट सुल्तान कबूस, जो कि कहाँ पर है, मस्कत ओमान में है, वहां पर पहुंचा है। फिर वहां से वापस इंडिया आया है। इंडिया में ध्यान रखना, ये जो है 2 मार्च 2026 को मुंबई में पहुंच गया है और मुंबई में पहुंचने के बाद में इसका स्वागत वगैरह करके और वापस से रख दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। इसमें से कहीं से भी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे INSV कौंडिन्य जो है वो कहाँ तक यात्रा करके आया है, मस्कत ओमान तक करके आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो मान लो एक तरीके से जो इंस्पिरेशन जो हमें मिली है, इसके निर्माण की जो इंस्पिरेशन मिली है वो मिली है अजंता की गुफाएं। 5वीं शताब्दी की जो भित्ति चित्र है उनके आधार पर हमने इसका निर्माण किया है। ध्येय वाक्य की बात करें तो कौंडिन्य है पल्वते यश है, कौंडिन्य है पल्वते यश है, ये इसका क्या है, ध्येय वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के अंदर कक्षा 11 के 13 स्टूडेंट, कक्षा 11 के 13 स्टूडेंट जिन्होंने एक सैटेलाइट का निर्माण किया और उसे हीलियम बलून के साथ में, जो हीलियम के जो गुब्बारे होते हैं उनके साथ में आकाश के अंदर, कहां पर, समताप मंडल में, कहां पर, समताप मंडल के अंदर 22 किलोमीटर ऊंचाई पर स्टेब्लिश किया है। कितनी ऊंचाई पर किया है, 22 किलोमीटर ऊंचाई पर स्टेब्लिश किया है। और इस उपग्रह का नाम क्या है, तो विकोसैट 1, विकोसैट 1 जो है वो इस उपग्रह का नाम है। वजन की बात करें तो लगभग 600 ग्राम का ये जो है वजन वाला उपग्रह है। ठीक है, सैटेलाइट का नाम क्या है, विकोसैट 1 है। कहाँ के बच्चे हैं, तमिलनाडु के हैं, कक्षा 11 के हैं, 13 बच्चे हैं, 600 ग्राम इसका वजन है। और समताप मंडल पर हीलियम बैलून या हीलियम के जो गुब्बारे हैं, हीलियम गैस के जो गुब्बारे हैं, उनकी सहायता से इसको स्टेब्लिश किया गया है। फिर हम देखते हैं नासा का एक मिशन है आर्टेमिस 2। ये आपको लगातार 2-3 साल नाम सुनने को मिलेगा। हालांकि हो सकता है कई बच्चों को ये लगे कि हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो आर्टेमिस 2 जो है ये मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि पिछले 50 साल के इतिहास के अंदर पृथ्वी की निचली सतह से परे ये मानवयुक्त मिशन है। ठीक है, आर्टेमिस 3 की बात करें तो 3 जो है, आर्टेमिस 3 जो है वो 2027 में, और फोर्थ जो है उसको 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये वापस से बार बार नाम आपको सुनने को मिलेगा। कुल मिलाकर इसके अंदर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को यहां से भेजा गया था। 10 दिन का ये प्रोजेक्ट है। 10 दिन के प्रोजेक्ट के बाद में ये वापस लोग आए हैं, जिसमें से अगर 4 लोगों में से अगर हम बात करें तो 3 लोग तो जो है अमेरिका के हैं और एक जो है वो कनाडा का है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक बेसिक जानकारी है जो आपको इसके बारे में रखनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं सर्वेक्षण पौध की। देखो, इससे पहले जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे, मैंने आपको INS इक्सक बताया था, INS निर्देशक बताया था, IS संध्याक बताया था। ये तीनों जो
आपके पोत है, ये सर्वेक्षण पोत है। सर्वेक्षण का मतलब ये हो गया है कि हाइड्रोग्राफिक जितनी भी डाटा है, मान लो समुद्र की गहराई कितनी है, समुद्र में कौन कौन सी चीजें जो प्रदूषित करती हैं, इस प्रकार के जो भी सर्वे वाले काम है, जो भी सर्वेक्षण वाले काम है, वो इनके द्वारा किए जाते हैं। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हमने 3 पहले पढ़े थे, कौन सा, आईएनएस संध्याक पढ़ा है, आईएनएस निर्देशक पढ़ा है और आईएनएस इक्सक पढ़ा है, तो अब इनके बाद में चौथा जो सर्वेक्षण वाला पोत है, जिसको हमने नाम दिया है संशोधक, और वैसे अगर इसका टेक्निकली नाम देखें तो यार्ड 3028 है। इसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है 30 मार्च को कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। निर्माण इसका जीआरएस ने किया है, मतलब गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसका क्या है, निर्माण किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर इस पूरी सीरीज के अंदर 4 बड़े सर्वेक्षण पोत के लिए अनुबंध हमने 30 अक्टूबर 2018 को किया था। पहला कौन सा है, संध्याक है, दूसरा निर्देशक है, तीसरा इक्सक है, और अगर चौथे की बात करें तो वो कौन सा है, संशोधक है। फिर हम बात करते हैं 8 उथले जल पनडुब्बी रोधी के अंदर दूसरा युद्धपोत है, उसका नाम क्या है, मालवन। मालवन जो है वो महाराष्ट्र के अंदर, मालवन जो है वो महाराष्ट्र के समुद्र के किनारे एक, जो आप ये मानिए बंदरगाह टाइप का सा स्थान है, वहां का नाम है मालवन। ठीक है, और इसी के नाम पर हमने ये जो है आपके पनडुब्बी रोधी यहाँ पर दूसरे पोत का नाम रखा है। 31 मार्च को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आप देखोगे कि 30 और 31 मार्च को खूब शामिल हुए हैं। आगे में हम 2-3 और पढ़ेंगे। इसका नामकरण महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र शहर मालवन के नाम पर किया गया है, और पूर्ववर्ती माइंडस्फीयर आइनस मालवन की ये विरासत के रूप में, मतलब पहले एक मालवन था उसको हटाकर अब यहाँ पर कर दिया, जैसे तारागिरी था उसको हटाकर वापस से उसी के नाम पर कर दिया है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है सची या साची। इसका आपको कई जगह पर नाम जो है वो सची दिखेगा और कई जगह पर साची दिखेगा। टेक्निकली बात करें तो यार्ड 1280 इसका नाम है। इसका जो नाम है वो पौराणिक कथाओं से लिया गया है। इसका नाम का अर्थ हो गया कि भैया मदद करने वाला या सहायता करने वाला। ठीक है, 11 नेक्स्ट जनरेशन पेट्रोल जहाजों में ये पहला है, मतलब ऐसे 10 और आने हैं, कुल मिलाकर कितने हैं, 11 है। अब इसका जो है वो पेट्रोलिंग वगैरह करना इस प्रकार का काम है, मतलब सहायता वगैरह प्रदान करना। जिस प्रकार से अगर आप देखते हो ना कि तो रोड पे टोल टैक्स होते हैं, उनके आसपास बोलेरो कैंपर गाड़ी खड़ी रहती है, वो सहायता तो प्रदान करती है, उस प्रकार का काम ये करते हैं, पेट्रोलिंग का काम करेंगे बेसिकली। ये आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, आई एस सची। ठीक है, तो इसका निर्माण जीआरएससी ने किया है, गोवा और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वगैरह ने किया है, बस ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है नौका एग्रे। नौका एग्रे जो है वो पहले भी काम करती थी, 2017 में उसको रिटायर किया है और उसी के नाम से वापस से कर दिया है। इसका निर्माण जीआरएससी कोलकाता आदि ने इसको किया है, तो कोलकाता के अंदर इसका भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया है। 8 पनडुब्बी रोधी के अंदर ये पहला है। एंटी सबमरीन जो आपके युद्ध पोत है उसमें 8 के अंदर ये कौन सा है, चौथा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसमें रिवीजन करने लायक कुछ है नहीं, छोटा सा एक सेशन था आपका। अगर मोटा मोटी अगर इसमें आप देखो तो तारागिरी वाला देख लेना, तारागिरी के अलावा जो है वो आप कौंडिन्य देख लेना, इसके अलावा जो है वो दूनागिरी देख लेना। ये 2-4 चीजें हैं जो आपको देखनी है। एक ये जो बच्चों वाला है ना तमिलनाडु का विकोसेट 1, ये थोड़ा सा देख लेना, इसमें वजन कितना है, हीलियम गुब्बारों से कितनी ऊंचाई पर समताल मंडल के अंदर इसको स्टेब्लिश किया है, ये सारी चीजें हैं। अब आपका जो है वो एक सेशन बचेगा जो राष्ट्रीय का है, नेशनल करंट अफेयर हम सारा साथ में कर लेंगे, जिसमें नियुक्ति है, प्रमुख दिवस हैं, आपके लेखक हैं, किताबें हैं, वो सारे के सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।